जो सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, उसमें एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कोई 1,05,00,000 स्टूडेंट इस वक्त भी सिंध के में ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो इस जो उसके बाद 5,000 जो बंद स्कूल हैं, क्योंकि जहां पे असातिज़ा की कमी थी, वहां पे ये एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल काम हुआ है। फिर एक और चीज, पहले हमारे पास रेशो था 55 स्टूडेंट पर टीचर का। अब इस 93,000 भर्ती के बाद वो रेशो हो जाएगा 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा। तो इसमें भी आप जो रेशो है वो बेहतरी आएगी, तो वो अटेंशन बच्चों को ज्यादा मिल सकेगी, बच्चे सवालात ज्यादा कर सकेंगे, बच्चों को तालीम का के लिए और मजीद बेहतर तालीम मिल सकेगी। और ये पूरी भर्ती जो है आईबीए के तहत थर्ड पार्टी के तहत हुई है, जिसमें कोई मुखालिफ भी, कोई कहता है कि जी जिनकी आदत ही बाय बर्थ वो पैदा होते हैं कि सिर्फ मुखालफत करना और जो इल्जाम लगाने, वो भी उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन मिनिस्टर साहब के और चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पे ये एक शफाफ प्रोसेस किया, तो ये सिंध भर के लोगों के लिए, कराची से लेकर कश्मीर तक, कराची से लेकर थरपारकर तक, सिंध भर के हर जिला में, और ये तहसील लेवल पे भर्तियां हुई। ये भी बता दूं आपको, ये तहसीलों को जिस तहसील में, जिस टाउन उसको तालके में जहां जहां पे वैकेंसीज थी, उसको देखकर ये भर्तियां की गई हैं। तो सिंध भर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि वहां पे जो गरीब मिस्कीन लोग हैं वो सबको एजुकेशन हमेशा चैलेंज होता है। वो लोग कहते थे कि हमारे 5,000 स्कूल बंद है, 5,000 स्कूल में असातिज़ा नहीं है, स्कूल से असातिज़ा की शॉर्टेज थी। तो इसके बाद जो है वो असातिज़ा की शॉर्टेज जो है वो हुई आपकी खत्म। और मतलब ये बहुत ही बड़ा स्टेप सिंध हुकूमत ने दिया। और मैं कहता हूं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ी भर्ती एट वंस कभी नहीं हुई, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने जो अपना वादा किया था, जो हमने तालीम का वादा किया है उसमें हम पूरा कर रहे हैं, जो हमने हेल्थ में वादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल की फैसिलिटीज सिंध में है। इसी तरीके से हमने जिन जिन सेक्टर्स में अपनी कमिटमेंट्स की हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वो पूरा करी। और ये भर्तियों के बाद आप सोचें कि ये ना सिर्फ के, मैंने आपको बताया कि लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा हो गया कि उनके पास रेशो बेहतर हो गया, आपको 5,000 स्कूल्स खुल गए, लेकिन उसके साथ साथ ये 93,000 फैमिलीज को के लिए एक अच्छी, इन हालात में, इस इकॉनमी में भी उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई, एक अच्छी उनके लिए आगे के उनके घरों में लोगों को रोजगार मिला है। और वो इस ट्रांसपेरेंट तरीके से मिला है कि जिसमें कोई भी, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कोई एक शख्स भी उसको चैलेंज करके दिखा दे या कहीं पे उसमें कोई सिफारिश साबित करके दिखा दे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोसेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है, जिससे मैं समझता हूं कि उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इसमें जो टीचर्स जो हैं जो भर्ती किए गए, वो इमीडिएटली सबने अपने काम शुरू कर दिए हैं। और मैं समझता हूं कि अब इसमें एक और खास बात, इसमें हमने कुछ कोटाज भी रखे थे। 58 टोटल जो है 58,613 मेल को ये जॉब्स मिली हैं, 31,075 फीमेल्स को ये जॉब्स मिली हैं। जो हमने 2,100 कैंडिडेट्स जो थे उनको जॉब मिली, जो कि माइनॉरिटी के कोटा में आए। जो अकलियत है हमारे पाकिस्तान के परचम में, जो सफेद झंडे में जो सफेद रंग है, वो हमारी अकलियत को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके लिए वो रिजर्व रखा हुआ था। उसके लिए हमने 2,100 नॉन मुस्लिम लोगों को वो जॉब दिए। फिर डिफरेंटली एबल्ड कोटा जो है 1,330 बच्चों को, और 1,330 लोगों को टीचर भर्ती किया गया है जो डिफरेंटली एबल्ड थे, उनको उस कोटा में उनके हुए हैं। तो आप देखें कि मेरिट को किस हद तक हुकूमत सिंध ने उसको कंसीडर किया है। और इसमें जो टोटल लोग जिन्होंने इसको टेस्ट दिए थे, कोई 1,85,000 लोग जो थे जो इस टेस्ट में अपीयर हुए थे। तो ये गुजारिशात थी जो कि मैं चाहता था कि भाई हम सब लोग अपने सिंध की आवाम को खुशखबरी दें, क्योंकि लोग जो है ना वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा में मसरूफ होते हैं। जो सियासी मुखालफिन जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं कहता हूं कि इल्जाम हमेशा वो लगाए हुकूमतों पे जिन्होंने खुद कुछ डिलीवर किया हो, या वो लोग उंगली उठाएं जिन्होंने खुद कुछ डिलीवर किया हो। जिन लोगों ने आज दिन तक पाकिस्तान में कुछ डिलीवर नहीं किया है वो हमेशा प्रोपेगेंडाज में मसरूफ होते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका जो मासिस के लिए काम करते हैं, और हर शोबे में काम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, हर शोबे में जो है वो माइन्यूटली काम हो रहा है। आपके एनर्जी सेक्टर में रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है, आपके थरकोल पे रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है,
आपके जो है रोड सेक्टर्स में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में काम हो रहा है। आपके एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर में जो सोशल इश्यूज है उस पर काम हो रहा है। तो फुल फोकस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये है कि हम आवाम को रिलीफ पहुंचाएं। हमें उससे कुछ नहीं है कि जी हम इन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा जो है वो ढोल बजाएं, लेकिन यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं समझता हूं कि सिंध भर के अवाम के लिए ये खुशखबरी थी कि उनके बच्चे जो हैं वो अब बगैर स्कूल के नहीं हैं या उनको टीचर्स की शॉर्टेज नहीं है। सही। अच्छा सर, आपसे सवाल है, शरीर जो बता दीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 14 ग्रेड की 93,118 नौकरियां दी हैं सिंध में। सवाल ये है कि 2022 के सैलाब के बाद सिंध की स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। वफाक ने एक वादा किया था कि हम आपको रकम देंगे जिससे ये स्कूल जो खराब हैं, जिनकी बिल्डिंग्स नहीं है, वो बनाए। तो सिंध में कितनी स्कूल्स की बिल्डिंग खराब हैं और वफाक ने इस मुतालिक जो वादे किए थे उस मुतालिक कोई पैसे वगैरह दिए हैं? जो देखिए जी, बिल्कुल सैलाब के बाद जो है ना वो फिगर्स बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब एक हमारे सियासी रहनुमा तो नहीं कहूंगा, पहले वफाक की वजीर रह चुके हैं, वो अभी कभी एक पार्टी में दूसरी पार्टी में भी, फिर इन्होंने एक पार्टी बनाई है। उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कोई फिगर्स भी दी। वो फिगर्स तब के थे जब सैलाब का टाइम था। अब सैलाब में तो ज़्यादा सारे स्कूल्स बंद थे, सैलाब में सारे ही बच्चे स्कूलों से बाहर थे और वो स्कूल्स तो हमारे कैंप से, रिलीफ कैंप्स थे, तब के उन्होंने फिगर्स दे दिए। खैर वो मैं कहता हूँ कम तजुर्बा, लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि यह सैलाब में बहुत ज़्यादा तबाही आई। रिहेबिलिटेशन में सिंध हुकूमत काम कर रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत से जो कमिटमेंट्स हुई थी अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हुई हैं। वो हमें वफाकी हुकूमत से उसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और हम चाहते हैं कि जो भी कमिटमेंट्स हैं वफाकी हुकूमत वो कंप्लीट करे। जी। अच्छा सर, ये आपने तालीम का जिक्र किया, 5,000 स्कूल खुलना यकीनन एक खुशाइन बात है। ये सब चीजें जो आप कोशिशें जो बता रहे हैं, मैं मुख्तसरी कर रहा हूँ, तो ये आपका पार्टी नेटवर्क भी मौजूद है, यूनियन काउंसिल सतह पर भी पार्टी मौजूद है। ये सब चीजें जो है वो उजागर क्यों नहीं जाती? इन इदारों को वहां के मकामी लोग अडॉप्ट क्यों नहीं करते, बेहतरी क्यों नहीं लाते? अच्छा खैर, ये आपको बता ही रहा हूं ना मैं कि 5,000 स्कूल्स बंद थे, जिस पे तनकीद भी होती थी। अब तनकीद क्या था, ये प्रोसेस जो था ये लंबा प्रोसेस था। ये नहीं कि ये कल भर्तियां हुई और आज हुई हैं, इसको बहुत बड़ा टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। तो अब जैसे ही ये भर्तियां हो गई, लोग स्कूल में पोस्ट हो गए, तो वो 5,000, मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूं ये नहीं कि अब ये बंदे ये लोग भर्ती हो गए, अब ये लोग जो है स्कूल्स खुलेंगे, वो स्कूल खुल चुके हैं। मैं 5,000 स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खोले उसके बाद आपसे बात कर रहा हूं कि अब वो बंद स्कूल जो हैं वो खुल गए। हाँ, कुछ जो स्कूल आजकल भी लोग दिखाते हैं और फिर कुछ सियासी मुखालफिन जाके वहां पे वीडियोस बनाते हैं, वो हैं जो वो अबेंडन हो गए। वो स्कूल्स बने थे, वो फिजिबल नहीं थे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में बनते रहे, किसी एक गवर्नमेंट में नहीं, वो फिजिबल नहीं रहे। वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो स्कूल अब वो स्कूल नहीं है। अब उसको लोग चले जाते हैं, जी ये स्कूल है, जी इस पर ये बहस बंदी हुई, इस पर ये चीजें, तो वो अपनी वो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, बट वो स्कूल अब रिकॉर्ड में स्कूल नहीं है। बस ये चीज है। ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने कराची में एक रोडों का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या जाल बिछाया, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह पहले वो सारी सड़कें खोद दी गई और टाउन नाम चेयरमैन को उसके बदले 11 अरब 9 करोड़ रुपए जारी हुए, मगर वो उन सड़कों की हालत वही है। आवाम यही समझता है कि ये सिंध हुकूमत की नाराजगी है क्योंकि ये सड़कें उन्होंने ही तुड़वाई और वो जो वहां सफर कर रहे हैं उसका सारा इल्जाम सिंध हुकूमत पे है। देखिए जी, अब हर टाउन की अलग अलग अपनी कहानी है। मतलब एक कोई कलेक्टिव आप किसी को वो इल्जाम तराशी भी नहीं दे सकते कि जी सारे, मैं कहूँ कि सारे टाउन्स जो है उन्होंने काम गलत किया, नहीं। हर एक डिपार्टमेंट का अपने काम है। कुछ डिपार्टमेंट, कुछ हर टाउन्स के पास जो भी रोड कटिंग के पैसे आए, कुछ ने फौरन बना दिए रोड, कुछ टाउन्स ने नहीं बनाए, जिन्होंने नहीं बनाया उन्होंने बनाने चाहिए थे। तो हर एक का अपना अपना डोमेन है और गवर्नमेंट ने पैसे दिए तमाम उन टाउन्स को और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी उनको सब सख्ती से सबको कहा है कि सब अपना अपना वो काम करें। जहाँ पे नहीं है उनको वो काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली परेशानी पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक को ये इंटरेस्ट नहीं है कि ये रोड टाउन का है, ये डीएमसी का है या ये केएमसी का है, किसी का। पब्लिक को अपने काम से कंसर्न है और ये हम सबकी ज्वाइंटली जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को हम ठीक करें। इसमें कोई भी बरी उल्जाम नहीं है कि मैं खाली अगर टाउन्स पे इल्ज़ाम लगा दूं और किसी और को बोलूं सिंध हुकूमत का वास्ता नहीं है, नहीं। हम सब की जिम्मेदारी है, जहां जहां पे जिसकी गलती है
उसको जो है अकाउंटेबल ठहराना भी हम सब लोगों का काम है। और इसमें मैं आपको कहूं कि जी इस चीज में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें कि इन चीजों में रोजाना कभी जमात इस्लामी आके बैठ जाती है, और जमात इस्लामी का काम क्या है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में अपना काम नहीं किया और बैठकर जो है वो इल्जाम तराशी की सियासत करते रहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जमात की ये साइकोलॉजी, आप जमात को नहीं भाई आपने, अच्छा जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। और आप देखें कि ये रोड भी ब्लॉक कर देते हैं कि जी कभी एक किसी दूसरे मुल्क का इशू होता है तो ये सड़कें ब्लॉक करके बटे सड़कों मार्च कर रहे थे। भाई आपको इतना जाओ उस मुल्क में जाके जहाद करना, जाके जहाद करो, आप यहां पे लोगों को परेशान आके क्यों कर रहे हो आप बैठकर। तो ये इन्होंने हमेशा फितने वाली सियासत की जमात इस्लामी ने। बीच में रोजाना मैं देखता हूं कभी एमक्यूएम के बयान आ जाते हैं। भाई अगर एमक्यूएम को मैं कहूंगा कि अगर आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए तो जब बलदियाती इलेक्शन हुए तो उसमें आप इलेक्शन लड़ते, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते। अगर आपको लोगों का सीरियस पेन है, आप समझते हो कि आपको लोगों के लिए फिक्र है, तो आप इलेक्शन लड़ते रहे। हमने अभी भी कहा एमक्यूएम को भाई कि आपको बैठ के बात करें, जो मसला है हमें लड़ाई किसी से नहीं है। पॉलिटिक्स में हम पे लोग तनकीद करेंगे, हम हुकूमत में हमारा फर्ज है उस तनकीद को बर्दाश्त भी करना और उसका जवाब देना, लॉजिकल जवाब देंगे। ना हम किसी की तरह बदतमीजी करेंगे, ना वो इमरान खान की तरह हम ना ही किसी को जो है वो गालम गलोच देंगे, ना सोशल मीडिया पे लोगों को की पगड़ियां उछालेंगे। हम इखलाक के दायरे में जो हम पे तनकीद होगी उसका जवाब देंगे। लेकिन जहां तक ये बात ये कलेक्टिव है, इसमें कोई भी बरीउल ज़िम्मा नहीं है। जी आप बताएं। एक सवाल, अच्छा बताएं। अच्छा जी, पहले आपने पार्किंग की बात की, ये एक सिंध काबीना में फैसला हुआ था कि तमाम जो पार्किंग्स हैं जो कि चार्ज पार्किंग करें इसको फिलहाल खत्म किया जा रहा है। इसको हमने ऐलान किया, खात्मा किया इसका। लेकिन कुछ वही अगेन वो टाउन्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे उसका वेट किया जा रहा था। अब जैसे जून क्लोज हो गया तो उनके कॉन्ट्रैक्ट सबके एक्सपायर हो गए, तो अब ये हुकूमत सिंध की डायरेक्शन पे ये फैसला कि मजीद कोई भी चार्ज पार्किंग नहीं होगी। टेम्परेरी हाँ कहीं कहीं चार्ज पार्किंग होनी चाहिए, उसके मैं भी पर्सनली मैं कहता हूं होनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह भी ये चल रहा है टेका सिस्टम चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वो कैबिनेट का डिसीजन था और 30 जून अब खत्म हो गई, तो अब 1 जुलाई से वो मेयर साहब ने भी वो ऐलान कर दिया और अच्छा ऐलान मेयर साहब ने किया कि जी उसको मजीद जो है वो चार्ज पार्किंग नहीं होगी। जहां आपको दूसरी बात की अली अहमद गंडापुर की हुकूमत गिराने की, देखिए जी अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। पीटीआई अपनी अपोजिशन खुद है, उसको अपोजिशन की जरूरत नहीं है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। मैं कहता हूं इस वक्त अगर आज भी पीटीआई के बानी जेल में है तो वो उस पीटीआई की वजह से ही जेल पर है, पीटीआई की सियासत की वजह से ही जेल में है। जो इन्होंने अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई और जो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स की हुई है वो खुद अपने दुश्मन है। केपीके की हालत आपको सबको पता है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। वहां के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूं, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूंगा। वो भाई तुम्हारे अपने सूबे में वहां पे लोग जो हैं वो मर रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, आप उनसे लड़ो। आप हुकूमत हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है, आप वो छोड़ के आप बोलते हो आप इस्लामाबाद में जाकर अटैक करोगे, तो ये वो खुद अपने दुश्मन है। इस वक्त वहां पे आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पूछो उनका हशर क्या है, तो किस हद तक खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस वक्त शदीद जो है वो प्रेशर में किस वो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट। सर साहब ये बता दें कि एक और बहुत बड़ा इशू है, मालूम है कि सिंध हुकूमत की उसको नजरअंदाज कर रही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। इस हवाले से सैलाबों में बहुत शिद्दत आता जा रहा है। पहले उससे 10, 15, 20 साल होता था, लेकिन अब 4-5 सालों के बाद जो है ना वो सैलाब होते जा रहे हैं। खुश साली, दर्जे हरारत में इजाफा, हीट व्यूज, ये इनमें शिद्दत आता जा रहा है। इसी तरह सतह समंदर भी बुलंद होता जा रहा है, टट्टा बदीन और सिंध हुकूमत इस हवाले से। जी आपने ये सवाल आपका बहुत अच्छा था, लेकिन आपने तरीका गलत था उसका। आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि जी सिंध हुकूमत क्यों सो रही है, नाकाम हो रही है। ओ भाई ये वाहिद सिंध हुकूमत है जो ग्लोबल वार्मिंग पे सबसे पहले जागी। जो सबसे पहले जागा आप उसको बोलो आप सो क्यों रहे हो। अच्छा मेरी बात, आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं बताऊं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी
मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी दुनिया में क्लाइमेट रेजिलियंस पे बात की। उन्होंने कहा कि जी हमें इस वक्त जो भी ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं, जो आपके इंटरनेशनली जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट हम जैसे ममालिक पे किस तरह आ रहे हैं, तो वो उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही कैटेगोरिकली हमें जैसे पे काम किया है। आप जिस हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये मैंग्रोव्स जो हैं, ये पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने लगाया। आप मेरे साथ चलें या आप सब लोग दौरा करें, आपको दौरा करो, मैंग्रोव जाके विजिट करके आए, आप ये लगेगा नहीं कि आप पाकिस्तान में बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिस ऑर्गेनाइज तरीके से हमने तो शुरुआत की, ये तो सैलाब तो अभी आना शुरू है, हमने ये मैंग्रोव आज से 8 साल पहले 10 साल पहले लगाना शुरू किए थे। तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का ये विजन पहले से था। ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मैनग्रूव्स की और इस सारे ये सब कुछ कहा, उनको पता था कि जी, क्योंकि वो उनकी रिसर्च बहुत हमेशा कमाल की रही है प्रेसिडेंट साहब की, तो उन्होंने हमेशा इन चीज़ों को पहले फोर्सी किया है। दुनिया बाद में जागी, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया बाद में जागी है। हमारा मुल्क और हमारे सूबे की गवर्नमेंट और हमारे प्रेसिडेंट और हमारे पार्टी के चेयरमैन जो है, ये लोग ये सबसे पहले जागे हुए, तो उस पर काम सीरियस हो रहा है। लेकिन अब कुछ नेचुरल चीज़ें, आप ओवर द टाइम आप पूरी इस ग्लोबल वार्मिंग को चलने के, हाँ यस, आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने, आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने के अब ये क्या है, 21 लाख घर क्या है, ये क्या है, ये 21 लाख घर, ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस हाउसेस बन रहे हैं। कि ये नहीं कि अब घर बनने के बाद बारिश नहीं होगी या सैलाब नहीं आएंगे, अब और खुदा ना खास्ता बारिशें ज्यादा पड़ी या इस तरह की कोई सैलाबी सूरत हाल हुई, तो ये घर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये घर पे जो लोग रह रहे हैं वो घर छोड़ के नहीं आएंगे। 21 लाख खानदान जो है ये अब घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये अपने घरों में ही रहेंगे। इनके घर जो है वो ऊंचे करके बनाए गए, पक्के करके बनाए गए, ये किसी स्कूलों में या ये किसी रिलीफ कैंपों में नहीं जाएंगे। तो यही प्रोटेक्टिव मेजर्स आपने करने और ऊपर आपने ग्रीनरी को प्रमोट करना है अपने मुल्क में, आपने ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव को प्रमोट करना है और सब ने अवेयरनेस करनी है। हम सब ने इस पर एक बाकायदा, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, लेकिन हम सब ने मिलकर, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर, और अकेले पाकिस्तान को भी नहीं करना पड़ेगा, ये पूरे खित्ते ने करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज है। पूरे खित्ते ने अपने बिहेवियर्स को चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त आप देखें यूरोप में इस वक्त 45 डिग्री वहां पे हीट वेव्स चल रही हैं, वहां पे लोगों की हालत खराब है, और वहां पे तो हमारे पास तो पंखे वगैरह ये, तो वहां तो पंखों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था जिन बिल्डिंगों में। तो ये पूरी दुनिया को उसने हिला कर रख दिया है, ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा, और हम सब ने बैठ के पूरी दुनिया के हर बंदे ने अपना अपना रोल उसमें प्ले करना होगा। जमाली साहब बहुत जबरदस्त काम हुआ, ये जो 93 टीचर्स वाला है, 93,000 तो इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, अभी भी प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, अभी भी धरने लग रहे हैं, अभी भी उन पर लाठीचार्ज होती है। तो इस मसले का आखिर हल क्या है? देखिए जी, अब गवर्नमेंट जो है अपना काम करती है, एहतजाज पे हम किसी को मना नहीं करते, पूरा मन एहतजाज करें, करते रहें, लेकिन अगर हर कोई चाहे आज कोई भी जत्था बोले कि जी मैं एहतजाज कर रहा हूं, मेरी बात मानो, तो हुकूमत नहीं मान सकती। मैं बहुत ही क्या कहते हैं कि निवड़त सा चाहूं तो हम्बल तरीके से प्यार से कह रहा हूं कि भाई आप हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, और गवर्नमेंट का काम उस पॉलिसी पे अमल करना। अब अगर कोई जत्था आके बोले जी कि नहीं हम लोग मुजाहरा करेंगे, हम लोग फिर रेड जोन में घुसेंगे और हम लोग गलत काम करेंगे, वो नहीं हो सकता। जी मैं चिंची के हवाले से बात करना चाहूंगी। इसके बाद हाफिज साहब आपको ये रोड से चिंची बंद हुए हैं, तो हजारों की तादाद में उनके चिंची जो है खड़े हो गए हैं, और जाहिर है जो डेली सफर करते हैं लोग, उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो कभी बेरोजगार नहीं करती अपने लोगों को, ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बहन मैं आपको सवाल समझ गया, जी मैं बहन अब मैं समझ गया मसला। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमने ये जो चंची रशा बंद नहीं की, छीने नहीं, हमने कहा है कि जी आप इन रूट्स पे नहीं चला सकते जो आपकी मेन आर्टरीज हैं। आपकी मेन आर्टरीज में आप स्पीड देखें। अगर आप चाहते हैं कि शारा फैसल को मैं चंचियों से भर दूं, मतलब मैं लेट्स सपोज अगर शारा फैसल डेली 1 लाख गाड़ी गुजरती है, तो मैं 2000 चंचियों के लिए शारा फैसल को बिल्कुल स्लो कर दूं और उसकी मूवमेंट को स्लो कर दूं, नहीं कर सकता ना मैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जी मेन कॉरिडोर पे आप नहीं चला सकते, उस पर अभी हमने पाबंदी लगाई है और सख्ती से लगाई है, और यो हमारा काम है कि हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है। मैं अगर 2000 लोगों के लिए जो 98,000 और जो गाड़ियां गुजरती हैं उनको मैं किसके रहमो करम पे छोड़ दूं?
तो गवर्नमेंट के, आप मुझे कहीं और बता दें कि मेन आर्टरीज में पूरे मुल्क में कहीं चल रही हो। हालांकि चिंचियां बनती भी नहीं है, चिंची ये बनती पंजाब से है, वहां से लोग यहां आ रही हैं, लेकिन आप मुझे पंजाब किसी मेन रोड पे या किसी इस्लामाबाद के मुझे मेन रोड पे चिंचियां दिखा दें मुझे आप, फैक्ट्री वहां बननी। तो इसीलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिसीजन को आप सबने सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो प्रॉब्लम सबके लिए होता है। हफीज साहब, भाई वजह अब इसमें एक प्रॉब्लम है ना। पहले तो आपका जो पहला सवाल था मछली, अच्छा, वो इकोनॉमी के हालात देखकर हुकूमत ने फैसले किए हैं कुछ, ठीक है। मैंने आपको हुकूमत अपने फैसले टाइमली चेंज भी करती है सूरत हाल को देखकर। दूसरी आपकी जो प्रेस क्लब की बात है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कराची प्रेस क्लब रेड जोन में आता है। अब अगर रेड जोन में आके वहां पे लोगों ने रोजाना मुजाहरे कर रहे हैं, मैंने प्रेस क्लब वालों से हमने मीटिंग भी की थी, हमने कहा था कि यार आपको हुकूमत कोई और अल्टरनेट जगह भी दे सकती है, कोई अच्छी जगह हम आपको बड़ा कोई पार्क दे दें पब्लिक का, जहां पे हाइड पार्क की तरह आपको जबरदस्त हम प्रेस क्लब भी बना के दे दें, जिसने मुजाहरा करना है पार्क के अंदर करे, पार्किंग भी हो ताकि शहरियों को तकलीफ ना हो। अच्छा, हम कभी भी नहीं चाहते कि शहरियों को तकलीफ हो, हम कभी भी नहीं चाहते कि जी जो मुजाहरे करने वालों को भी तकलीफ हो, हम नहीं कभी भी चाहते कि किसी हमारे सहाफी को या प्रेस क्लब को तकलीफ हो। लेकिन आप ये सोचेंगे अगर रेड जोन में आके रोजाना मुजाहरे किसी न किसी के तो हो ही रहे ना। आप देखते हो प्रेस क्लब के बाहर लोग बैठे होते एहतजाज करने, मुख्तलिफ लोग हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी का हम एहतजाज करने का आईनी हक भी लें। लेकिन अगर वो एहतजाज करने वाला रेड जोन के बाद फिर कभी कहते हैं कि जी हम गवर्नर हाउस आते हैं या चीफ मिनिस्टर हाउस आते हैं या सेक्रेटरी जाते हैं या सिंध असेंबली जाते हैं, तो मुझे क्या बताएं कि हम छोड़ दें लोगों को कि जी किसी को रोके नहीं। तो इसीलिए वो इशूज हैं। हम पीपुल्स पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम प्रोटेस्ट का आपका जो राइट है पब्लिक का, किसी का भी, वो उसका पूरा राइट है, अनलेस कि वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन ये एरिया एक, इस एरिया के एहतजाजों के बाद, और आपका आया चुंदरी के रोड, आपके चैनल्स के ऑफिस वहां पर हैं, आपका बिजनेस का हब वहां पे, आपके बैंक सारे वहां पर हैं, तो उसकी सारी चीजों को देखते हुए अब वो मैं आपकी प्रेस क्लब की इंतजामिया से बात करूं, आप भी एक अहदेदार हैं, लेकिन हम उससे बात करेंगे कि, और हमने पहले भी बात की है कि हम चाहते हैं कि इसको आपको किसी बेहतर जगह पे कर दें ताकि यहां पे ये ना, और लोगों का काम एहतजाज करना है ना। ये तो नहीं है कि उनकी वजह से जो है कारोबार भी बंद हो, उनकी वजह से जो है बैंक्स भी डिस्टर्ब हो, आपकी इकॉनमी, आपकी स्टॉक एक्सचेंज वहां पर है, आप चाहते हैं वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो उन चीजों की वजह से। तो जी एक फकीर साहब, ये बताइएगा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी किराए में इजाफा कर दिया है, उसमें कहीं पर 500 रुपए इंटरसिटी बस हो या फेमस हो, इस हवाले से भी क्या इक़दाम करें कि वजीर ट्रांसपोर्ट है आप, और शहरियों को उस हवाले से मुश्किलात का सामना है? देखिए जी, मैं अर्ज कर लूं कि हमने कोशिश जहां तक कर रहे हैं ट्रांसपोर्टों के किराए को कम करने के लिए, और अभी जो गवर्नमेंट भी अपनी ट्रांसपोर्ट बढ़ा रही है, अभी हमारी कोशिश है काफी बसें इस बार भी आ जाएं, हमने अभी उस पर इजाफा नहीं किया। ये प्रेशर हम पर भी आया है, हमने उस पर भी इजाफा नहीं किया। वो जो हमने अपने ग्रेजुअली जो बढ़ाई थी वो बढ़ाई हैं, और इसको हमने कंट्रोल करने, जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर वो ट्रांसपोर्ट चलेगी। उससे ज्यादा अगर कोई किराया बढ़ाएगा तो हम उस पर, पहले भी हमने फाइन्स लगाए, अभी भी हम फाइन लेंगे। फकीर साहब, ये बताइएगा कि वफाक की हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो थी वो खत्म कर दी है। सुबह को काफी लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कोई सुबह नहीं देगा, जिससे जो है सुबह की जो सुबह मंथली शायद 7 करोड़ रुपए उनको मिलते थे वो उनके बंद हो जाएंगे इससे। एक तो ये, दूसरा ये है कि उसके लिए क्या करे गवर्नमेंट, और कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA की टेस्ट पास करके जो लोग अभी भी रहते हैं सिंध में, जिनको ऑर्डर नहीं मिले हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उनकी एज बढ़ती जा रही है। अभी तो हुकूमत ने एक एज लिमिट भी रखी है, तो वो लोग 4 साल उनसे इंतजार कर रहे थे, अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला। आप रोजगार की बात करें, वो भी लोग IBA की टेस्ट पास किए हुए बैठे हुए, और वो भी टीचर्स के उम्मीदवार थे। देखिए जी, जिन लोगों ने टेस्ट पास की हुई है, जितनी वैकेंसी होंगी ना उसमें उतने लोग भर्ती किए जाते हैं। लेट्स सपोज, मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरे पास किसी भी दफ्तर में 100 लोगों की गुंजाइश है, 100 लोगों में से के 200 लोगों ने पास कर गए टेस्ट को, तो 200 को तो नहीं रखेंगे ना। जिनकी गुंजाइश है वो परसेंटेज वाइज उनको रखा गया है। हाँ, अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसने कहा कि यार जो लोग सिलेक्ट हुए उनमें से मेरे मार्क्स या मेरी परसेंटेज ज्यादा थी, फिर तो उनका क्लेम जायज है। आप समझे बात को, नहीं समझे भाईजान?
अगर वो समझते हैं कि जी मैंने टेस्ट में पास तो किए लेकिन मेरा मार्क्स ज्यादा है, उससे कम मार्क्स वाले को लिया गया, फिर तो उसके साथ मैं भी खड़ा हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि जो प्रायोरिटी होती है ना, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपके मार्क्स या जो भी आपकी परसेंटेज होती है उस हिसाब से आपको भर्ती किया जाता है। बाकी लोग पास जरूर हुए हैं लेकिन क्योंकि उनकी इतनी परसेंटेज मार्क्स नहीं थे तो वो उस के लिए वो एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो खत्म कर दी वफाक ने जी, वो खत लिखे, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। थैंक यू। हाँ